टू विद्या ऊर्जा ब्लॉक 1 का सेकेंड पार्ट है ये। तो हमने इसका सिग्निफिकेंस वगैरह समझ लिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। अब हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसके अलग अलग टाइप्स का और इसके डायमेंशन में समझेंगे कि ये कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उससे पहले एक बार फिर से कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और आप जो फंक्शंस है बॉडीज़ के वो लोअर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, ठीक है। इन अ सेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मर इज टू द पीपल, जिससे जो है वो जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो लोगों को अकाउंटेबल हो और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाए सुपीरियर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो, सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन मिले लोगों को, पावर शेयरिंग हो। दिस काउंटरैक्ट्स द मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर बाय सर्टेन एलाइड ग्रुप। इससे एक एलाइड ग्रुप जो है वो मोनोपोलाइज नहीं करेगा पावर को, मतलब पूरी तरह से इकलौते के किसी के हाथ में नहीं जाएगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम मोर एक्सेसिबल होता है न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स इन देयर अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। इसके अलावा जो नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं वो इसी बात पे फोकस करते हैं कि हमको हाथ में आप थोड़ा बहुत पावर दो ताकि हम अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकें। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलते हैं इस चीज़ों के खिलाफ वो भी इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि और डिसेंट्रलाइज करो। इट्स ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस में ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट डैम्पिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार इससे आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि इससे कई सालों से क्वेश्चन पूछा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि 3 थ्योरी है, ठीक है, 3 थ्योरी जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो है वो कहती हैं कि प्लानिंग प्रोसेस में डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, मतलब दे आर एक्चुअली फेवरिंग डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं? सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी है हमारी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कौन सा? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और दूसरा कौन सा है? सॉरी, मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो या ये बिल्कुल मतलब वही है कि न्यू पब्लिक मूवमेंट्स जो आ रहे हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी सपोर्ट करती है। और तीसरे हैं आपके पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये 3 चीज़ें जो हैं लिखनी है आपको पॉइंट्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, तो आप लिख लोगे कि अगर आप क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए इसमें शायद दिया होगा कि नहीं दिया होगा, इसमें दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक होगी ये वाली नीरज पब्लिकेशन की, तो उसमें ऐसे ही दिया है कि वो कौन कौन सी थ्योरी है जो फेवर करती है डिसेंट्रलाइजेशन को। तो 3 थ्योरी है। पहली पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो ये कहती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्लानिंग प्रोसेस, इंडिजीनियस आइडियाज़ एंड अलाउइंग फॉर द सेम थ्रू पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो इंडिजीनियस आइडियाज़ हैं, वहीं से निकले हुए आइडियाज़ हैं, उनको इस्तेमाल करके, उनको प्लानिंग प्रोसेस में डाल के अलाउ करना चाहिए कि हम पब्लिक पॉलिसी बनाएं। तो समझ रहे हैं ना क्या बोलता है ये? प्लानिंग प्रोसेस जिसमें इंडिजीनियस आइडियाज़ हों और उससे पब्लिक पॉलिसी बने। ये टॉप टू डाउन अप्रोच को क्रिटिसाइज करता है। बस इतना ध्यान रखना है पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी के लिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या न्यू पब्लिक मूवमेंट जो आए हैं वो कहते हैं कि रोल बैक ऑफ स्टेट, यानी स्टेट पीछे जाए। इनका कहना ये है कि फिनोमेना परसिव वेयर वेज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड टू मेक गवर्नेंस मोर रिप्रेजेंटेड, ब्रॉड बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी। ये ज़्यादा पार्टिसिपेटरी हो, ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो, गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखें अपने सामने। तो ये इनका सोच है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ऑब्जर्व्स दैट द मॉडर्न नेशन स्टेट शुड हैव अ प्लूरलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेज ये भी कहती हैं कि जो प्लूरलिस्ट करेक्टर है रिप्रेजेंटेटिव का वो दिखना चाहिए, मतलब एक सिंगल हमको रिप्रेजेंटेटिव ना दिखे। जब ऑप्शन हम दबाने जाएं तो ऐसा ना हो कि हमको सिर्फ मोदी जी का चेहरा याद आए, हमें 3-4 ऑप्शंस दिखे अपने सामने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिसिज्म प्रेजेंटेड बाय पब्लिक चॉइस अप्रोच, यही पब्लिक चॉइस अप्रोच जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये बोलते हैं कि ये पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए। मतलब इसीलिए इनका नाम है कि जो पब्लिक चॉइस की अप्रोच रखते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी ओरिएंटेशन निगेट्स डेमोक्रेसी। जहाँ पे मेजॉरिटी की बात आ जाती है ना, वहाँ पे जब मेजॉरिटी की तरफ झुकाव होने लगता है, मेजॉरिटी
माइनॉरिटी ओरिएंटेशन अगर होता है सरकार में, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव माइनॉरिटी ग्रुप। पॉलिटिकल मतलब अफेक्टेड जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो मार्जिनाइज सेक्शन रह जाता है, एक छोटा सा सेक्शन बन के रह जाता है पॉलिटिकली, और उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। तो पब्लिक चॉइस का ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज रेंडर्ड लेस रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिजल्ट पॉलिसी चॉइस एंड डिसीजन गेट टिंग विद आर्बिट्रेरी करेक्टर। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी चॉइस अप्रोच, ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी चॉइस अफेक्ट होती है। क्यों पब्लिक चॉइस अफेक्ट होती है, मतलब पब्लिक अपनी चॉइस नहीं चूज कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके सामने रिप्रेजेंटेटिव्स इतने कम दिख रहे हैं, तो वो कैसे करे? तो ये तो एक हिंड्रेंस बन जाता है ना, जहाँ पे मेजोरिटी बात आती है कि भाई सबके सब चले गए, मान लीजिए एक पार्टी को वोट कर दिया, लेकिन हमारे व्यूज अलग है, हम अपनी अलग बात रखना चाह रहे हैं, हमारा व्यूज थोड़ा लेफ्ट साइड में है, लेफ्टिस्ट है। तो अगर लेफ्टिस्ट है या फिर हो सकता है हम लिबरल्स हैं, तो हम अपनी बात कैसे रखें? क्योंकि हमारे पास तो चॉइस ही नहीं दी आ रही है, प्लूरलिस्ट अप्रोच है नहीं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन शुड मीन मोर देन द डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अथॉरिटी दे दी, इसका मतलब ये भी है कि सिटीजन के पसेस राइट टू होल्ड लोकल पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उनके पास कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी होना चाहिए जिससे वो सिटीजन को अकाउंटेबल मान सके। जैसे कि हर साल इलेक्शन होते हैं, उससे क्या होता है उनकी अकाउंटेबिलिटी पता करती है, काम करोगे तो उन्हें निकाल देंगे, प्रोसेस होता है प्रॉपर, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए नीचे स्तर पर भी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस कितनी है उसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। पब्लिक चॉइस फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ direct service provision by local government to one of an enabling function with a horizontal coordinated network of multi-agency service provision। I know नीरज की बुक बहुत टफ लिखी होती है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो इनको छोटा छोटा करके समझना चाहिए। पब्लिक चॉइस फ्रेमवर्क, पब्लिक कैसे चॉइस करेगी उसका जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है शिफ्ट फ्रॉम अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सर्विस। यानी ये हुआ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट, मतलब ये ऊपर से जो नीचे जा रहा है। वर्टिकल क्या है? सेंटर, स्टेट, लोकल, बस ये वर्टिकल है। तो इनका ये कहना है कि पब्लिक चॉइस फ्रेमवर्क में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वर्टिकल अप्रोच होती है कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नहीं, उस सेम स्तर पे भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मल्टीपल एजेंसीज काम करनी चाहिए जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें। कि अगर सेंटर है तो सेंटर के अंदर उनकी फिर मिनिस्ट्री है, फिर उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स के कुछ मिनिस्टर्स हैं, हर स्टेट, फिर स्टेट के अपने मिनिस्टर्स पहले होते हैं, स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर स्टेट के सब मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके एमएलएज एमपीज। ये क्या है? ये हॉरिजेंटल है। और वर्टिकल क्या है? स्टेट, सेंटर, स्टेट, लोकल। तो ये बोल रहे हैं कि पब्लिक चॉइस का मतलब ये होता है जिसमें शिफ्ट होता है इंसान का वर्टिकल से हॉरिजेंटल में। क्यों हॉरिजेंटल में? क्यों? क्योंकि वो अच्छे से काम को बांटते हैं, वहां पे भी वो पावर को बांट रहे हैं, मल्टीपल एजेंसी। अब इस वर्ड को पढ़िए, अ पब्लिक चॉइस फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स a shift from vertical integrated corporate institutional form of direct service by local government to one of an enabling function with a horizontal coordinated network of multi-agency service provision। अभी कोई सोचे कि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म क्या है, तो मतलब ये नहीं कि हाँ आपने थोड़ा सा हमें पैसे दिए, टैक्स दिए और हमने आपको सर्विस दे दी। इसकी जगह है कि कोऑर्डिनेशन में काम हो, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो लोग भी इन्वॉल्व हो, लोग जो ले रहे हैं, और कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें करें। तो दिस इज द थिंग, इट कंसिडर्स अ फंडामेंटल रिप्रेजल ऑफ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी and the way in which it can be secured questioning of the behavioral characteristics of local government। इससे वो लोकल गवर्नमेंट की behavioral characteristics को जज कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, कैसा हो जाता है? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल में क्या था कि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन था लोकल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल एजेंसीज सर्विस प्रोविजन। नाउ इट कंसिडर्स, इसका ये तो समझ में आ गया, इसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम देख सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। रिडक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द वेलफेयर स्टेट and preference for multiple solution provided by agency in place of monolithic provision by local government monopolies। तो ये बोला है लोकल गवर्नमेंट पे मोनोपोली नहीं बननी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट पे ये ना हो ना कि एक लोकल गवर्नमेंट बना दिया आपने, नहीं भाई, लोकल गवर्नमेंट में भी पार्टी है, तो कैसे बटा लोकल गवर्नमेंट में? ब्लॉक, विलेज,
और आपके डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी देखिए बांट दिया। इससे क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा इनके हम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं और ज़्यादा हमको वेलफेयर मिलेगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। क्रैग जॉनसन्स, ये क्रैग का अगर कोई और नाम हो तो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट ये अभी इनको क्रैग ही लग रहा है। क्रैग्स जॉनसन व्यूज डिसेंट्रलाइजेशन एज अ प्रोसेस। इनका कहना था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ चॉइस बाय पीपल, यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, ये आपकी चॉइस इफेक्ट करती है। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें मौजूद है तो आपकी चॉइस भी बेहतर होगी। अकॉर्डिंग टू हिम इट कैन ऑल्सो बी कैटलाइज थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिवॉल्यू करना, डिवोल्यूशन मतलब देना, टू लोकल यूजर्स, कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज एंड सिविल सोसाइटीज। सो दिस इज द थिंग। नाउ इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए, जब एनवायरनमेंट कैसा हो, एनवायरनमेंट ऐसा हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो चॉइस का जिसमें एग्जिट ऑप्शन भी हो और वॉइस ऑप्शन भी हो। एग्जिट ऑप्शन मतलब कि जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन ले करके ग्रुप्स कैन इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट्स डिलीवरी सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप। यहाँ पे जो है मतलब एग्जिट लेने का भी ऑप्शन हो, मतलब अगर किसी को निकालना हो, शायद इसी टाइप से है, अभी इसको पढ़ के और अच्छे से समझिए। और वॉइस ऑप्शन ये है कि जहाँ पे लोग अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को अपनी बात रख सके और उनसे सवाल जवाब कर सके, मास पार्टिसिपेशन हो, यही इसका मतलब है। लेकिन फिर भी समझते हैं एग्जिट ऑप्शन। के.वी. सुंदरम का कहना था पॉलीसेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू स्पॉन्टेनियस कॉपरेशन। पॉलीसेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब पॉलीसेंट्रिक होने चाहिए, कई सारे मल्टीपल सेंट्रिक, थ्रू स्पॉन्टेनियस कॉपरेशन हो एंड एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द लोकल लेवल, सबके इंटरेस्ट को लेकर के चले लोकल लेवल में। इट विल कंसोलिडेट एंड यूनिफाइंग स्पॉन्टेनियस ग्रुप्स एंड वुड प्रोमेट ग्रुप इंटरेस्ट प्रमोट करे, कलेक्टिव एक्शन होगा। पॉलीसेंट्रिक और नॉन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन अक्रॉस जुरिसडिक्शन कवरिंग अ स्पेशल एक्सटेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाते हैं इसमें। दिस में ऑल्सो भी रिसीविंग मैकेनिज्म whose user group can interact with the government's delivery system in distributing the benefit to the target group। तो टारगेट ग्रुप तक प्रॉपर पहुंच जाता है। देखिए एग्जिट ऑप्शन हमें लग रहा है इग्नू की बुक में ज़्यादा अच्छे से लिखा होगा बड़ा सा, इसमें इतने अच्छे से नहीं बताया। लेकिन एग्जिट ऑप्शन का मतलब यही कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप पे इतना पावर हो डिसेंट्रलाइजेशन में कि अगर आप किसी चीज़ से सहमति नहीं है आपकी तो आप एग्जिट ले सको। वॉइस ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी सुंदरम अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। देखिए यहाँ भैया आता है कि अकाउंटेबिलिटी वॉइस हो, एक वॉइस हो आपकी बात रखने की, एक उनकी वॉइस हम सुने कि वापस यानी अकाउंटेबिलिटी दें। तो ये सब चीज़ें, इसके बाद मास पार्टिसिपेशन हो, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी हो। रिमोट रूरल एरिया में क्रैग जॉनसन ने कहा पार्टिसिपेशन इन लोकल डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज लीड्स टू हाइटेंड सेल्फ एस्टीम अमंग पीपल। देखिए हाइटेंड सेल्फ एस्टीम, आपके अंदर एक अलग ही एस्टीम आ जाती है, आपको अंदर एक अलग ही प्राउड आ जाता है कि भाई मेरी भी कुछ औकात है इस विलेज में। अगर मैंने विलेज क्या कि कहीं पे भी जिस भी वोट सिस्टम में आप इसको इतना वो रखो, ईजी रखो कि जब वो लोग हम लोग वोट करने जाते हैं तो हमारे अंदर होता है ना कि हमारा एक वोट भी ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, तभी लोकल पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद चाइनीज एंड साउथ ईस्ट नेशंस हैव ओपनड अप आफ्टर सिक्योरिंग एसेंशियल प्रीरिक्विजिट with respect to human resources development. In India, the human capital is not prepared to avail the opportunity in liberalized global world. Panchayat can be given the power to hire, fire and discipline necessary teachers and health staff. देखिए यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि ईस्ट एशिया वगैरह में काफ़ी जो है वो एसेंशियल चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लिया गया है। इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पे ह्यूमन एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों है भाई, अगर इंसान को अच्छी पढ़ाई लिखाई दोगे, अच्छा खान पीना दोगे, उसकी सेहत अच्छी होगी। तो देखिए स्पोर्ट्स में लेके आए ना कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल्स, और अगर अच्छा होगी हमारी एजुकेशन तो हमारे साइंटिस्ट, अभी आज़ादी सेट में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई लेकिन अच्छा ही परफॉर्म करेंगे आगे जा करके। SSLV भी हमारा बढ़िया लॉन्च करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड, यही हमारा रिसोर्स है। तो ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स को जो डेवलप करना होता है हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी से, तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना कर चुका है। इंडिया काफ़ी इन सब चीज़ों में पीछे रह गया। लेकिन अगर ज़रूरत है तो पंचायत को थोड़ा सा लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, उनके हाथ में पावर देने की ज़रूरत है कि वो टीचर को जो है वो फायर कर सके अगर टीचर प्रेजेंट ना हो, और हेल्थ स्टाफ को भी। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। दिस इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग, ओके, एंड दिस इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वी आर गेटिंग। सो दिस इज द बेसिकली द डिस्कशन ओवर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ चॉइस ऑफ द पीपल। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हैसियत से समझते हैं कि इसे क्या वैल्यू मिली है, यही तो टॉपिक है। पॉलिटिकल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन।
एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट, दिस इज अ टॉपिक। सो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सबको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा अगर थोड़ा सा, कि 7 शेड्यूल में हमारा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, सेंटर स्टेट और लिस्ट दी गई है, सेंटर स्टेट और करंट लिस्ट, और स्टेट सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस बनाए। इसके अलावा इन केस द स्टेट गवर्नमेंट रिफर्स समथिंग, द प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन कैन बी एक्सरसाइज। इसका स्टेट गवर्नर अगर किसी चीज़ को रिफर करते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो के लिए, तो वहाँ पे भी जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन एक्सरसाइज हो सकता है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, और ये इंस्पिरेशन है हमारे DPSPs का 40, 46, 47, 48, 48। अगर आपके पास टाइम हो तो जाकर के इनको पढ़िएगा, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी सब्जेक्ट के साथ। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विलेज पंचायत बाय द स्टेट वाइल प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि शेड्यूल कास्ट वगैरह का भी ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है प्रॉपर उनके लिए 6th और 7th शेड्यूल बनाया गया, 5th और 6th शेड्यूल बनाया गया है, ठीक है। वीकर सेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव। अब देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं है। 46 आर्टिकल कहता है कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट करना है पब्लिक हेल्थ में। 47 कहता है कि ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रॉपर जो है वो एक विलेज पंचायत सेट करे। 48 कहता है स्टेट इज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, और प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे हमारे एनवायरमेंट को। ये सब कब होगा, जब छोटे लेवल पे भी लोग काम करना शुरू करेंगे और छोटी छोटी रेगुलेटरी बॉडीज बनेंगी, और प्रॉपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसकी वैल्यू होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले 1985 1992 में राजीव गांधी ने ये इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, इनिशिएटिव लिया था, समझना इस चीज़ को, इनिशिएट उन्होंने किया था, और कहा था कि हमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, लेकिन फिर उसको मिल नहीं पाया। और इट वॉज, फिर इसके बाद रियलाइज़ किया गया कि, एक सेकेंड, हैव आई स्किप्ड एनीथिंग? नो, आई हैवंट not skipped, okay, I haven't skipped anything, okay, now fine, therefore it was realized this constitutional status for imminent बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमली इलेक्शंस नहीं होते हैं, पीरियोडिक जो है वो फंड्स नहीं ट्रांसफ़र होते हैं सही से, इसका बार बार ये डिज़ोल्व हो जाती है, बार बार इस डिसोल्यूशन मतलब हो जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट प्लानिंग नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों की कमी है, तो ज़रूरी है हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें। जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा तो मैंडेटरी होगा तो प्रॉपर कमिटीज़ और इंस्टीट्यूट सेट होंगे, और फिर प्रॉपर गवर्नेंस होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली थी राजीव गांधी ने। ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव एफर्ट लगे, रेशनली हम लोग को ये काम करना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, उन्होंने इंक्वायर किया इनके कहने पे, इन्होंने कहा कि हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उस टाइम पे चल रहे थे, प्रोग्राम्स तो चल ही रहे थे, तो वो प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहे हैं, और 3 टीयर्ड गवर्नमेंट उन्होंने रिकमेंड की, और उन्होंने कहा कि इसको करना चाहिए। बाद में इसको आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, अशोक मेहता कमेटी के बनने के बाद जो है वो लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, स्टेट ने इसे एक्सेप्ट किया लेटर। तो PRIs जो है वो अभी 1960 फूड शॉर्टेज वगैरह भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा फूड उगाने के पीछे कैंपेन चल रही थी, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। तो उन्होंने यहाँ नोट किया है कि इन दिस प्रोसेस द ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी हैज चेंज फ्रॉम पार्टिसिपेटरी रूट डेमोक्रेसी टू एरिया वाइज सेक्टोरल डेवलपमेंट अप्रोच। क्या हुआ था कि देखिए ये चीज़ होने के बाद, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी आई, इन्होंने बता दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी है ना कि फॉलो कर लिया था स्टेट ने, वो हुआ था अशोक मेहता कमेटी के बाद। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि इंस्पिरेशन यहीं से मिला था बलवंत राय मेहता कमेटी से। तो लेकिन अभी बीच में क्या हुआ, उस बीच में हुई 1960 की शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज। भाई लोगों ने खाना उगाने पे फोकस करना शुरू किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लोगों ने मांग लगाई। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हम जो पहले मतलब पार्टिसिपेटरी ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे फोकस हट करके अभी सेक्टर वाइज की एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इस पे चला गया। तो इस स्कीम्स भी उसी तरह से आने लगी। इससे क्या हुआ कि उस तरह जनता गवर्नमेंट फिर आई, उन्होंने कहा भाई ये सब सही नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हिला रखा है। अशोक मेहता कमेटी सेटअप की, उन्होंने कट किया, उन्होंने कहा भाई जल्दी से PRI को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, सही से सेटअप करो।
बाद में लेट 1980 बाद मिस्टर राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उन्होंने ऐसा 64 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ था। ठीक है, पास कब हुआ? 1992 में जाकर के। देखिए चीज़ें इन्होंने काफ़ी मिक्सअप कर दी हैं, इनको ये बात ऊपर लिख देनी चाहिए थी, यहाँ लगे घुसेड़ दिए, इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। तो हुआ क्या, देखिए ध्यान रखना, राजीव गांधी ने इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद बिल लेके आए, बलवंत मेहता कमेटी सेटअप हुई, भाई इनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जो है वो ड्रॉट फूड आया, इसमें ड्रॉट वगैरह आया, फूड शॉर्टेज हुई, ड्रॉट नहीं आया, फूड शॉर्टेज हुई। फूड शॉर्टेज होने के बाद लोग परेशान, सेक्टर के तरफ फोकस चला गया, ग्रास रूट लेवल पर कोई काम ही नहीं हो रहा था। भैया जल्दी से जो है वो जनता गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है बहुत देर हो गई, अशोक मेहता कमेटी बुलाओ। अशोक मेहता कमेटी आई और उन्होंने जल्दी से ये रिकमेंडेशन दी कि भाई सेटअप कर दो। तब 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हुआ 1992 में, और 3 टियर गवर्नमेंट बनी। अब ये जो 3 टियर गवर्नमेंट बनी ये इंस्पायर्ड थी बलवंत राय मेहता कमेटी से। तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था कि विच प्रोवाइड फॉर डेवलपिंग लोकल बॉडीज इनटू एजेंसीज फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नॉट जस्ट पैसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन एट द लोकल लेवल। पहले क्या था, पैसिव इंस्ट्रूमेंट था, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उनके इलेक्शन वगैरह प्रॉपर नहीं होते थे, पैसिवली होता था। पैसिवली जो ऊपर से कह दिया वो कर लिया, जो नहीं कहा नहीं किया। अभी क्या है भाई, अपनी प्रॉब्लम को देखो, समझो तुम्हारे गांव में बिजली नहीं, तुम्हारे घर पर समझो पैसे आ रहे हैं, उसको लगाओ, मरम्मत कराओ, काम। दिस इज द थिंग। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको लेके द एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी क्या हुआ थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल था एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल था। क्योंकि भाई वो तो राज करने आए थे, अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन कर देते तो भाई वो पावर में नहीं रह जाते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट रेशनलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस एट द लोकल लेवल। लेकिन अगर गवर्नेंस मिल जाती है तो लोग रैशनल होते हैं लोकल लेवल पे भी, ठीक है, समझते हैं कैसे काम चल रही है। फॉर दिस पर्पज टेक्निकल नो हाउ एंड फंड्स एज पर रिक्वायर्ड शुड बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट लोकल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस काम को करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम को करने के लिए जरूरी है कि फंड जाए, फंड जाना जरूरी है, वरना एडमिनिस्ट्रेशन तो घंटा नहीं होने वाला। तो इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड अमंग personnel involved in relative speciality which would create the desired expansion of area wise regional sub regional district। तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर स्पेशलिटी को लेकर के आएँ, जो इन चीज़ों को वे लोकल करें। स्पेशलिटी मतलब प्रॉपर स्पेशलिस्ट हम क्रिएट करें जो इन चीज़ों को देखें, उनको ट्रेनिंग दें। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिन टीम सेटअप करें, एक्सपर्ट्स टेक्निकल पर्सनल्स आएँ। इसके बाद चेंजेस आर नीडेड इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक प्रोवाइडिंग बजट प्रोविजन नॉट फॉर द डिपार्टमेंट एज सच बट फॉर एरियल यूनिट। सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए नहीं, जो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एट द टाइम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए कितना क्या फंड जाएगा, प्रॉपर बजट तैयार करें, ये सब काम ज़रूरी है। तो दिस इज़ द थिंग। नाउ देयर इज़ नथिंग मोर इन दिस टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट है। ये इसमें डिसेंट्रलाइजेशन डिबेट है कि भाई क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये इसके बाद ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर से देखिए वही बात बोली गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, गांधी जी की क्या सोच थी। गांधी जी ने कहा कि भाई सबको दो, तो डिसेंट्रलाइजेशन जैसा चल रहा है, एवरी विलेज विल बी रिपब्लिक ऑफ पंचायत हैविंग फुल पावर, वही बेहतर है। तो ये बार बार चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिया तो लिख लोगे आप, क्योंकि आपको फाइनली लिखना ही है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अभी देखिए हमने 3 कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, पॉलिटिकल समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल भी समझ लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे बलवंत राय मेहता कमेटी एंड ऑल, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला, और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल चीज़ों को देना है, ये करना है, वो करना है, ड्रॉबैक्स वगैरह सब समझ लिया। अभी सोशल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर बहुत हद तक, अभी सोशल की बात हो रही है ना, तो सोशल मतलब ह्यूमन बिहेवियर, लोगों की सोच क्या होती है, उन्हें क्या चाहिए, ये सब की बातें होंगी। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है कहीं ना, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ब्रॉडली द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एनवायरनमेंट विच यूजुअली कंडीशंस अ वे वी थिंक एंड परसीव। देखिए लोग वैसा ही सोचेंगे जैसा उनकी तरफ ये सारा एनवायरनमेंट होगा। आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, आप डेमोक्रेसी से होगे, आप आज़ाद सोच के हो, आप मोनार्की से हो, आप हमेशा से दबा हुआ महसूस करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है, आपके पास कितना अथॉरिटी है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, लीगल पावर्स कितनी क्या है क्या नहीं, आपके अधिकार हैं कि नहीं है, आप सोशल की इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कंट्री कैसी है। श्रीलंका की देखिए भी हालत काफ़ी ख़राब है। यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप कैसा सोचते हो और कैसा अपने अंदर रोकते हो। इट ब्रॉडली इम्प्लाइज कल्चर, और यही कल्चर है जिस सभ्यता में, जिस
प्रकार की इकोनॉमी, जिस तरह का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वो बनेगा, वही तो कल्चर है। तो इन टर्म्स ऑफ टालकट पार्सन, यहाँ पे टालकट पार्सन बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बोथ एज अ प्रोसेस एंड एज अ स्ट्रक्चर। मतलब इंस्टीट्यूशनल बनाना, इंस्टीट्यूशंस का बनना एक प्रोसेस तो है ही, इसके साथ साथ वो एक स्ट्रक्चर सेट करता है। भाई आपका अगर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इंस्टीट्यूशन है, ये बेहतर होगा तो आपके समाज, आपकी सोसाइटी भी तो बेहतर होगी। तो ये इंस्टीट्यूशन आपका स्ट्रक्चर भी, और जितना बेहतर ये प्रोसेस होगा उतने बेहतर। तो प्रोसेस भी और स्ट्रक्चर भी है। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स सच एज एक्टर्स। प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होगा? एक्टर्स, मतलब जो उस काम को करेंगे। भाई इंस्टीट्यूशन बनेगा तो बनाएगा कौन? बनाएंगे तो वो लोग ना। और मस्ट इंटरेक्ट देयर ओरिएंटेशन स्टेम फ्रॉम नीड स्ट्रक्चर। तो जो, और उनका ओरिएंटेशन, उनका नीड जिस तरह की होगी उस हिसाब का वो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कही इन्होंने, क्यों कही है? अच्छा, ये मतलब बताना चाह रहे हैं सोशल व्यू कैसा होता है डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। तो अगर डिसेंट्रलाइज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो आपका सोचने की पावर, आपकी अंदर पावर आएगी। आपको, अगर आपको जल्दी आपके अधिकार मिलते हैं, आप अपनी बात क्लेम कर पाते हो, आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि वो एक्टर्स फिर उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, वो उतनी अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो प्रोसेस बेहतर होगा। जब प्रोसेस बेहतर होगा तो स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। तो दिस इज द थिंग। दिस थ्योरी ऑफ सोशल ऑन्टोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू इंक्वायर इनटू द कॉज इफेक्ट फिनोमेना। ध्यान रखना है, कॉज इफेक्ट फिनोमेना क्या है? जैसा ही कॉज आप क्रिएट करते हो, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में, उसी वैसा ही इफेक्ट आएगा, फिर जैसा इफेक्ट आएगा वैसे ही कॉज होगी। यानी कि वही चीज़ है कि आप जैसा काम, आपके आसपास एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप बनोगे। आप बनने के बाद फिर जो काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। Feudal social order give way to more egalitarian democratic social order. Traditional oligarchy, feudal social give way to more egalitarian and democratic social order. देखिए, feudal social order ने एक रास्ता दिखाया, क्योंकि हम feudal society में रहते थे तो उस टाइम पे हम बहुत परेशान थे, तो हमें एक रास्ता दिखाया एक टूवर्ड्स मोर इक्वलिटेरियन, इक्वल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ, ठीक है। क्योंकि अगर फीडर सिस्टम नहीं होता तो हम कभी नहीं सोचते कि डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी है क्योंकि फीडर सिस्टम था, विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द विलेज प्रॉमिसिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ मेंबरशिप टू सोशली एंड एजुकेट। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉज थी, फीडर सिस्टम एक कॉज थी, हम परेशान थे, अब हमने उसका इफेक्ट दिखाया। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ऐसे ही चलती है। द अटेम्प्ट एट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा मार्क्स अ पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एन एक्टिव डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बात है, पहले जो पंचायत एक छोटी बात लगती थी और वो इनडायरेक्टली काम करते थे ऊपर से उनके, अब वो शिफ्ट हो गया एक्टिव डेमोक्रेसी पे। तो ये भी एक डेफिनेशन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। एक आइडिया है स्वराज का, सेल्फ गवर्नेंस का, पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन कमर्शियल कंसर्न्स आर एम्फेसाइज मोर देन द रूरल डेवलपमेंट। आज के समय में देख ही रहे हो, कमर्शियल कंसर्न ज़्यादा हैं, रूरल डेवलपमेंट कोई ध्यान नहीं देता। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पास भी कुछ पावर हो करने के लिए, अपने गांव के लिए। लिटरेसी ज़रूरी है, रूरल मास में बढ़े, राइट और राइट टू क्वेश्चन हो, ग्राम सभा क्वेश्चन करने का राइट इनको मिलता है, ग्राम सभा को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरीके से वो जो है वो इंजॉय करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो जो सेट हुआ था वो फेल हो गया था एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट लोगों का बनाने में, ठीक है। लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था उसने पूरी कंट्री को कवर कर लिया था, जिस वजह से ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो पाया और प्लान फेल हो गया। समझ रहे ना, पहले 2 प्लान फेल हो गए, इसीलिए थर्ड प्लान में बात हुई थी कि चलो लेकर के आते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पे भी बात खत्म हो गई थी, 6 तक जा करके इम्प्लीमेंट हो पाया था। तो भाई यहाँ पे थर्ड प्लान जब डिस्कस हो रहा था, इन्होंने कहा भाई लेकर आते हैं, PRIs पे वर्क करते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप हुई, इस टाइम राजीव गांधी थे, तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे देखा कि भाई ये तो काम कर नहीं रहा है, और ना ही जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज वाला काम कर रहा है सही से, तो उनका लोकल इनिशिएटिव हमको लाना पड़ेगा ताकि इंस्टीट्यूशन प्रॉपर सेटअप हो। और कमेटी ने कहा कि भाई डेवलपमेंट अगर कराना है आपको तो प्रॉपर डीप तरीके से हमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वन ऑफ द प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न दिस लॉन्ग डिबेट ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी पता है? ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई स्टेट के पास पावर है और आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, मतलब अपनी पावर नीचे दे दो। क्यों देगा कोई? क्यों देगा? क्यों?
क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई सिर्फ पावर थोड़ी ना दोगे, दोगे तो पैसा भी ना, पैसा दोगे फिर उनको काम करने के लिए फिर प्रॉपर उसका ऑडिट होगा, चीज़ें तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और क्यों कोई इंसान अपनी हाथ से पावर जाने देगा? दिस इज द रीज़न ये इसको इतना टाइम लग गया। तो भाई इस फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई। जब फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई, समझिए, बीच में बलवंत राय मेहता कमेटी और जंप टू द अशोक मेहता कमेटी, ये दो थे कि पीआरआईज बने या ना बने। बीच में जो सनातन कम्युनिटी सेटअप हुई वो सोली सिर्फ एक ही काम देखने के लिए सेट हुई थी कि भाई ये फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखिए कैसे किया जाएगा अगर बनती है तो जब इन्होंने बने तो इन्होंने कहा कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हायर लेवल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें म्यूचुअल फाइनेंशियल रिलेशंस बनाने होंगे, 3 टायर की गवर्नमेंट लानी होगी और डिसाइड करना होगा कि कितना गिफ्ट डोनेशन रेवेन्यू हमको उनके हिस्से में देना है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो लोकल एरिया के रिसोर्सेज है उन्हें उनको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने दीजिए वहाँ पे, और इस तरह से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये संथा नाम कमेटी क्यों आई? जस्ट एंड जस्ट फॉर लुकिंग इनटू फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो दिस इज द थिंग। लेकिन बलवंत राय में कमेटी क्यों आई थी? क्योंकि उनको देखना था कमेटी सेट हो, मतलब पीआरआई सेट हो या ना हो। तो उन्होंने कहा हो, लेकिन कोई सुना नहीं। और फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम, फिजिकल डेफिसिट नहीं, फिजिकल डेफिसिट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो भाई इस वजह से बात खत्म हो गई। फिर आया अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जनता गवर्नमेंट के समय उन्होंने कहा भाई तुरंत करो। उनका ठीक है। 73rd अमेंडमेंट आया किसके लिए? पंचायत के लिए। 74th आया म्युनिसिपल के लिए, जहाँ पे कहा कि भाई रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हमें कैसे भी करके इसे कम करना है। दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक। नाउ वी हैव covered this topic. Now we are on the second most important topic, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई यहाँ पे टॉपिक का सब टॉपिक है कि भाई पंचायती राज, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो है वो रिकग्नाइजेशन दिया था कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिक्कत तो है, रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया तो उसने एक तो सबसे पहले रिजर्वेशन दिया वीकर सेक्शन को। उसने कहा मिनिमम 51% टोटल मेंबरशिप ऑफ पीआरआईज में जो है वो आपका वीकर सेक्शन होना चाहिए, जिसमें से 15% जो है प्रोवाइड अ मिनिमम 15%, 3% सीट्स टू बैकवर्ड क्लास of 33. Further, 1/3 of all seats including the above reserved seats have to be necessarily filled up by women. जो भी जिस सीट होंगी सब में वो इंक्लूडिंग द रिजर्व सीट, हाउस में हर किसी में 1/3 सीट्स तो रिजर्व हो गई वुमेन के लिए। और ठीक है, हाँ, और बाकी के जो है वो शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब को 51% एटलीस्ट ओबीसी वगैरह को जाएंगी। तो दिस इज द थिंग। उससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा माइनॉरिटी को। तो दिस इज द थिंग। तो सबसे पहला सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये आया। दूसरी चीज़ क्या है कि बिल ने मैंडेटरी कर दिया फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू एंश्योर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप। बिल्कुल एंश्योर है इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन एंड रिलेवेंट पंचायती एरिया। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सबको जो है वो सीट्स को रिजर्व करना है 1/3। और स्ट्रेंथ जो है वो क्यों करना है? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वुमेन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो जो वुमेन के अंदर मॉरल करेक्टर होता है वो एक स्ट्रेंथ बनेगा और चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम्स जो है सोशली वीक के अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस जो इसमें SC/ST पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 16.48% and 8.08% of total population of India. Moreover, about 1/5 of their population belongs to vulnerable and formative age group. तो ये था डेटा कि SC/STs कितने हैं और कितने वनरेबल हैं। हाफ ऑफ द SC एंड 1/3 ST आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर लेबर, जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबर्स हैं। 11 शेड्यूल एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट लिस्ट 29 फंक्शंस डिवॉल्व बाय स्टेट टू पीआरआई। तो अब यहाँ पे एक क्या चेंज आया? उन्होंने कहा, देखिए 73rd अमेंडमेंट जब हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास 29 चीज़ें हैं जो करनी हैं, ठीक है, पीआरआई से दी, अपनी लिस्ट से निकाल के 29 चीज़ें पीआरआईज में ऐड करी। वो क्या थी? टू सेट द स्पीड एंड डिजाइन ऑफ योर अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन अचीव थ्रू बजटरी ट्रांसफर फंड। बजट का प्रॉपर हम ट्रांसफर करेंगे
नोटिफिकेशन होगा प्रॉपर फंक्शनल ट्रांसफर का, और सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं होगा, हम बजट सच में ट्रांसफर करेंगे। यही यहाँ पे बोला है कि नोटिफाइड फंक्शनल ट्रांसफर विदाउट एन एसोसिएटेड बजटरी प्रोविजन डज नॉट कैरी एनी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस। पता चले कि बस नोटिफाई कर दिया, हाँ भाई करेंगे और किया कुछ नहीं, तो इससे कुछ ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगी, ठीक है। ये जरूरी है हो। और 29 सब्जेक्ट्स ऐड हुए, कौन कौन से हुए थे शायद आगे हैं भी, तो पढ़ लेंगे उसे बाद में। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट enacted the center is it is the level of the state where authority for expenditure assignment devolution of function to पंचायत is fundamentally vested। तो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि ठीक है सेंटर के पास होता है मेन वो, लेकिन यहाँ पे स्टेट को दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। नो डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। सेंटर स्टेट घोष नहीं देगा इस काम के लिए, स्टेट अपने आप देखेगा। बजट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर विच कैरी नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली वेटएवर अक्रॉस स्टेट इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबरिंग ऑफ पर्पस। जो बजट होता है उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बताओ इसको इतना देंगे, इस पीआरआई को, अपने आप वो डिसाइड कर लें। It all flows to PRIs were presented under the dedicated demand had comprehensively covered all fund transfer to PRI. This would yield an aggregate estimate of transfer of resources. Unfortunately, this is not practiced by all states. तो भाई ऐसा सच में प्रैक्टिकल होता नहीं है कि उन्होंने इतना ले लिया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से बांट दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल में बहुत कम हो पाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये बुक बहुत साल पुरानी है, आई थिंक ये बुक मेरे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले की है, और बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जैसे प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग आ गया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी चीज़ों को देखा गया है, कुछ नए बिल्स आए हैं सपोर्ट करने के लिए, कुछ नए चेंजेस आए हैं, तो वो इस बुक में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम अभी वही पढ़ रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है। आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप यहीं से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा लो, अगर टाइम हो आपके पास तो जनरली से 3-4 चीज़ें रैंडम सर्च करके भी आप लिख सकते हो, करंट अफेयर्स को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हो अगर आप कनेक्टेड हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके सिर्फ जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा दिया जाएगा उसमें हर चीज़ करनी होगी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी देनी होगी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होगी पीआरआई गवर्नेंस के लिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ और लाइब्रेरीज मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसा दो भाई, ऐसा होता कुछ नहीं है इतना, लेकिन कहा जाता है कि देना चाहिए। इसके अलावा मार्केट और जो फेयर होते हैं उससे क्या होगा कि वो थोड़ा पंचायत कमाएगी, जब कमाएंगे रेवेन्यू कमाएंगे तो इस वजह से वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो एक्सपेंड करते, इससे क्या होगा वो थोड़ा बहुत पैसा रखेंगे तो काम वाम होता रहेगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके इम्पैक्ट अर्बन सोशलॉजी पे, इसके बाद कितना टॉपिक बचा है, अर्बन सोशलॉजी, हाँ ठीक है, हाँ ये टॉपिक ओके 15 के बाद आई थिंक आई स्किप टू 17 या। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्बन सोशलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ा। अर्बन जो अर्बन था, अर्बन एरिया आपका, टाउन आपकी सिटीज़ पे क्या सोशलॉजिकल सोसाइटी पे असर पड़ा, ठीक है। इससे तो एक तो क्या है ना कि देखिए पुल एंड पुश फैक्टर वर्क करता है हमारे अर्बन फैक्टर में। पुल एंड पुश फैक्टर क्या है, पुल एंड पुश फैक्टर ये कि यहाँ नौकरी है तो इंसान पुल हो जाएगा, यहाँ नौकरी नहीं है तो इंसान पुश हो जाएगा। कोविड आया इंसान पुश हो गया दिल्ली से, और कोविड गया तो इंसान पुल हो गया। तो जो इसमें एक वजह से माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन, अर्बन टू रूरल, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। स्लम्स एक साथ इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, स्लम्स पे स्लम बनते चले जा रहे हैं, कंडीशन बहुत ख़राब है उनकी, ओवर अर्बनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसके बाद जो है मतलब हाउसिंग अच्छी है नहीं, पानी वानी आता नहीं है, कलेक्शन और डिस्पोजल गार्बेज का होता नहीं है, सीवरेज ड्रेनेज की हालत ख़राब है, आसाम में फ्लड्स आ रही हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि ऑब्वियसली बात है जब इतने सारे लोग रहेंगे तो उन्हें ज़रूरतें भी इतनी सारी होंगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि ये इसके आगे का टॉपिक इसमें अभी मैंने क्लिक नहीं किया क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी अभी लिखा है तो समझ लेते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़रूरी था कि भाई जल्दी से इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए लाया जाए। तो फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ ये 74th अमेंडमेंट वही यहाँ पे काम आया। तो ये यहीं पे यही बताना चाह रहे हैं कि ये सब फैक्टर्स थे, इसके तहत बहुत ज़रूरी हो गया था ये चीज़। ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट समझते हैं। देखिए सोशल कॉन्टेस्ट हमें समझ लिया, बहुत ज़्यादा समझ लिया कि सोशली कैसे इफेक्ट करता है, क्या होता है, रूरल एरिया में कितना फ़र्क पड़ रहा है, अर्बन एरिया में क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें आना क्यों ज़रूरी था, बहुत कुछ लिख सकते हो आप इस आंसर में। इकोनॉमिक और जोग्राफिकल यहाँ पे हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वो कई सालों से पूछा नहीं गया है, जोग्राफिकल स्किप कर दिया ना, हाँ। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि ज्योग्राफी में आपको बस इतना ही बताना है कि हर जगह का मतलब अपना कल्चर है, ठीक है, और कर्नाटका का कुछ और है, वहाँ अभी तेलंगाना और वो अलग करना पड़ा, और ये सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें आपको लिखनी है कि मतलब क्यों ज़रूरी है, बस
कल्चर है अलग, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, छोटा माइनॉरिटी को थोड़ा ज्योग्राफी वाइज माइनॉरिटी कहीं ज़्यादा है तो कहीं मेजॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ मतलब जो माइनॉरिटी सेंटर के लिए माइनॉरिटी है वो उस जगह पे मेजॉरिटी है किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को आंकड़ों को मैनेज करना होता है। ये सब आप बना के लिख लोगे ज्योग्राफी में, अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर ध्यान दिया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत है। इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट में भी आप लिख लोगे। इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट में हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पॉवर्टी एलिब्रेट करनी थी। तो हमको स्टेट ड्रिवन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन टू मार्केट ड्रिवन एक्सपोर्ट्स प्रमोशन मॉडल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फोकस टू इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एंड फ्रॉम द ट्रिकल डाउन अप्रोच टू डायरेक्ट फोकस प्रोग्राम। तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी कि स्टेट से निकल करके चीज़ें मार्केट में जाएँ और एग्रीकल्चर से फोकस हट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस जाए। और ज़रूरी है कि इधर उधर घूमने वाली अप्रोच लेने से अच्छा है डायरेक्ट फोकस्ड वाली अप्रोच मिले। तो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर अच्छी पॉलिसी आएंगी तो प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स होंगे, इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम, सारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, सब कुछ बेहतर। और जब ये बेहतर होगी तो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके कौन? मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यही तो बोला था ना आपका स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर वाला, तो आप वो वाला पॉइंट यहाँ यूज़ कर सकते हो कि सुपर स्ट्रक्चर बेहतर, अगर बेस आपका बेहतर है तो सुपर स्ट्रक्चर बेहतर होगा, सुपर स्ट्रक्चर बेहतर होगा वो उतने अच्छे से बेस को मेंटेन किया होगा। अगर कार्ल मार्क्स आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात को समझ में आ गई होगी, नहीं पढ़ा होगा सो वेल एंड गुड, यू कैन स्किप दिस पॉइंट, आई विल डिस्कस इट लेटर। तो येट development was uneven across sub-regions even within a country. The traditional cropping and labor demands pattern were replaced by market-driven high-valued commodities. भाई देखिए ट्रेडिशनल लोगों की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है। अब कमोडिटी की बात हो रही थी कि भाई जो पहले वो लोग अपना अच्छा खासा चलाते थे, अब ब्रिटिशर्स आए बोले कॉफ़ी प्लांटेशन करो, आए कहते उसी का इंडिगो प्लांटेशन करो। लोग क्या करेंगे? तो उससे उनकी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ तो ख़त्म हो रहा है ना। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न कर्नाटका, इंडिया, सेंट्रल थाईलैंड में जो है वो वही हुआ कि मैनग्रूव्स से काम कन्वर्ट होकर के अब जो है वो प्रॉन कल्टीवेशन में चले गए वो लोग पूरी तरह से। तो ये चीज़ तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर इसको देखा जाए तो ये क्यों गलत है? क्योंकि भाई वो पैसा तो ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन इससे वो अपना कल्चर भी खत्म, कल्चर जब डिस्ट्रॉय होगा कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली वो लोग चीज़ें डिस्टर्ब होंगे, लोग इधर से उधर भागेंगे, ज़्यादा महंगे पैसे के चक्कर में उनका क्राफ्ट चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट से। इसलिए ज़रूरी था कि उनके ट्रेडिशन को, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उनके लोकल एरिया में गवर्नमेंट बने जो उनके हित में काम करे। दिस इज द थिंग। नाउ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अगर फाइनेंशियल एंड फंडिंग ऑफ PRI, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज, तो फंड की यहाँ पे बात हो रही है, वही सेम फंडिंग वाला एकदम सेम टू सेम कई सारी चीज़ें इसमें कई बार रिपीट की हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसको नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन इज अ मस्ट फॉर PRI। फिर वही बात कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है? भाई पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसकी अपनी टेलीग्राम में दिया हुआ है, इसको जल्दी से निपटा, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोकल बॉडीज़ प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे उनके पास जब पैसा होगा तो वो प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, यही सब बातें हैं घूम फिर के। सोर्सेज क्या होंगे लोकल गवर्नमेंट्स के इन जनरल? तो ये देख लेते हैं। द म्युनिसिपल फाइनेंस लीड्स टू टैक्स कलेक्शन, tax realization and utilization projects for urban agglomeration with advantage of resource mobilization and utilization of funds, where the panchayat has a plethora of problems। देखिए म्यूनिसिपल को तो मिल जाता है फंड्स वगैरह, लेकिन पंचायत को नहीं मिलता, ठीक है। उनके पास बड़ी प्रॉब्लम है। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे कम करें जब तक कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा लोकल को? तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल किसके हाथ में? फाइनेंशियल कंट्रोल द बजट ऑफ ग्राम पंचायत मस्ट बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल कंट्रोल ठीक करना तो सबसे पहला स्टेप है कि जो बजट हो ना ग्राम पंचायत का वो ग्राम सभा डिसाइड करे। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा 18+ जो भी मेंबर्स होते हैं विलेज के वो ग्राम सभा बनाते हैं, वो लोग बैठते हैं उसमें, ठीक है। वो हो गए आपके, जैसे हम वोटर्स हो गए। एक बार उसको चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ग्राम पंचायत आपके जो है वो प्रॉपर जो आपकी कमेटी होगी, 5 सरपंच होंगे और उसमें ग्राम पंचायत होगी आपका, वो सब पूरा उनका पैटर्न होता है हर किसी का। तो वो तो ग्राम सभा प्रॉपर अप्रूव करेगी, भाई ग्राम पंचायत काम करो इस पर बढ़िया, ठीक है। ये इतना बजट रखो इस बार का। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या करनी है? मोर ओवर द ग्राम सभा शुड कंडक्ट अ सोशल ऑडिट ऑफ द एक्सपेंडिचर। साथ में ऑडिट हो प्रॉपर एक्सपेंडिचर का, कहाँ कितना खर्चा हुआ आफ्टर द खर्चा, ठीक है।
इसके अलावा ये सब चीज़ों के सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट बी आस्क्ड टू सबमिट देयर एनुअल बजट फॉर फाइनल अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा फाइनल अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपस में ही कर लें, क्योंकि भाई ऐसा करने से टाइम टेकिंग प्रोसेस जाता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कई जगह करप्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने एड्रेस नहीं की हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन समझा रहे हैं, इसलिए एक आइडियल और एथिकल वे में बात कर रहे हैं। फर्दर द एनुअल बजट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट शुड बी लिंक विद द 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान। अब ये बोल रहे हैं जो एनुअल बजट होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का, वो ये देख करके होना चाहिए कि सेंटर ने 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं। इस टाइम पर 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान नहीं है, तो हम नीति आयोग के प्लान्स की बात कर समझेंगे, ठीक है। जिस तरह से और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस एसेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली पैसा तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मोर एवर दे शुड बी फ्री टू स्पेंड दिस फाइनेंसेस और सच डेवलपमेंट मेंटेनेंस स्कीम्स एज दे लाइक। भाई आपने निकाल दिया स्कीम, सड़क बनेगी, पैसा दे दिया, सड़क बना, अब तुम सड़क ही बनाओ। भाई अगर उनके शहर में, उनके गांव में पहले से ही सड़क है, वो सड़क क्यों बनाए? तो पैसा दो, काम वो खुद कर लेंगे, उनके घर में जो कमी होगी वो खुद बना लेंगे। दिस इज द थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू हिक्स द लोकल बॉडीज मस्ट क्लियरली हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फाइनेंसेस। वही बात है, वही सेम चीज़। कम्युनिटी ऑन पंचायत फाइनेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन सी कमेटी? पहली कमेटी फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, लोकल फाइनेंस कमेटी 1951 में सेट हुई। इन्होंने कहा कि पंचायत को अलाउड होना चाहिए कि वो टैक्स ले सके। इन्होंने कहा हमारे यहाँ क्या होता है वो अलग चीज़ है, इन्होंने क्या कहा वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहली कमेटी सेट हुई जिसने कहा कि भाई पंचायत को टैक्स लेना अलाउड होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने रिसोर्सेज के लिए। अगर कोई बाहर लेकर के जाता है सामान, हमारे उनके लोकल रिसोर्सेज को, उन टैक्स लेना चाहिए उनको, ठीक है। ताकि और इसके अलावा उनके लोकल में भी वो थोड़ा बहुत टैक्स चार्ज कर सके, मतलब जिससे वो अर्निंग करें और फिर उसको वहाँ लगा सके। दूसरी कमेटी थी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। इन्होंने कहा कि भाई वही सेम चीज़, सर्टेन टैक्स हो, प्रोफेशन टैक्स, ड्यूटी टैक्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब छोटे छोटे टैक्स दे दो, उससे वो पैसा कमा देंगे। सांथा नाम कमेटी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो 1963 में सेट हुई थी, हम लोग ने पहले ही पढ़ी है। इसने क्या बोला था कि इसने कहा था भाई फाइनेंस दो प्रॉपर और सब्सटेंशियल और गोइंग रिसोर्सेज विद इन देयर पावर टू एक्सप्लॉइट। और ये ध्यान रखें कि भाई वो अपने लोकल के जो रिसोर्सेज हैं उनके पास पावर होनी चाहिए टू एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब ये नहीं है कि ख़त्म कर दो, एक्सप्लॉइट मतलब ये है कि वो उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, जुडिशियल यूज़ कर सकें। अशोक मेहता कमेटी जो आई थी, इन्होंने भी कहा था फाइनेंस रिसोर्सेज और उसको प्रॉपर बांटने की बात की थी, ताकि वो लोग जो है वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर डिपेंड ना करें, प्रॉपर सफिशिएंट जो है चीज़ों को यूज़ कर सकें। दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स गुड गवर्नेंस। ऑब्वियस सी बात है, 5 पॉइंट्स याद रखने हैं लास्ट वाले, कि एक तो कंसेंसस ओरिएंटेड होती है, पार्टिसिपेटरी होती है, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है, अकाउंटेबल होते हैं। इसी चीज़ को अंदर घुसा के लिखा और कुछ नहीं है। इसके बाद 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि IMF कहता है कि करप्शन विद इन द इकोनॉमी इज कॉज्ड बाय effective governance of the economy, either too much regulation or too little regulation। दोनों ही चीज़ें खराब है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। तो सेम बात IMF बोलती है। यूनाइटेड नेशन एम्फसाइजेस रिफॉर्म्स थ्रू आउट ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म है। हर जगह ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बेहतर हो, बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। दिस इज द टॉपिक, दिस इज योर फर्स्ट यूनिट, first block actually, and you are completed with first block, and I believe you would be able to complete at least 2 questions from these topics। okay, so make sure कि आप अच्छे से वीडियो पे जाओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।